श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं श्यामा, जो तुम तान कहो मुरली में। सर को 35 इयर्स का म्यूज़िक के क्षेत्र में टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। कुछ स्पेसिफिक राग गा करके बारिश हो जाया करती थी या फिर टेम्परेचर बदल जाता था, तो क्या ये बातें सच हैं? बिल्कुल सच हैं ये बातें। हमारे साथ अब्रेनो कॉन्शियस पर मुकुंद बल्लभ शर्मा जी हैं, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ म्यूज़िक को डेडिकेट किया है। मैं आपको बता दूं कि हम सर को किशोर सर प्यार से बोलते हैं, तो मुझे सर का किशोर सर नाम जो है वो बहुत प्यारा लगता है, तो मैं पूरे कन्वर्सेशन में किशोर सर ही बोलूँगा। तो किशोर सर ने अपनी जो म्यूज़िक की पढ़ाई थी, क्लासिकल म्यूज़िक की पढ़ाई थी, वो गंधर्व महाविद्यालय से की है। और साथ में किशोर सर ने कई लोगों को म्यूज़िक की शिक्षा भी दी है, क्लासिकल म्यूज़िक, खासकर वोकल म्यूज़िक को। और ख़ासकर सर की जो पकड़ है वो वोकल पार्ट को लेकर के है, वोकल म्यूज़िक को लेकर के है, गायन संगीत में ज़्यादा पकड़ है। सर को 35 इयर्स का म्यूज़िक के क्षेत्र में टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। साथ में सर ने कई सीरियल्स में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम भी किया है और काफ़ी थिएटर्स में भी एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया है। अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स सर को म्यूज़िक की लाइन में, म्यूज़िक के क्षेत्र में मिले हैं। और मथुरा में ही हर साल एक म्यूज़िक हंट करके प्रोग्राम होता है, जो सर के द्वारा ही, सर ही उसे पूरा हैंडल करते हैं। तो चलते हैं किशोर सर की तरफ। तो सर से हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं म्यूज़िक की लाइन से ही रिलेटेड, म्यूज़िक से ही रिलेटेड। सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई बच्चा इस लाइन में आगे जाना चाहता है, खासकर म्यूज़िक में, जिसमें हम क्लासिकल म्यूज़िक को भी इंक्लूड करेंगे, तो उसे किस एज से शुरू करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए उसमें? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। नमस्कार। कि आपने इतना अच्छा वर्क शुरू किया है, जिससे आने वाले जो हमारे कलाकार हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, नई नॉलेज मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये दो तरीके से होता है। कुछ को तो गॉड गिफ्टेड होता है, तो वो तो शुरू से ही इसमें लग जाते हैं, तो उनको तो एक प्रकार से ट्रैक मिल जाता है, तो उनका काम उसमें चलता रहता है। दूसरा जो होता है, उनको 6-7 क्लास से इसमें लग जाना चाहिए जी। म्यूज़िक के लिए अपना समय देना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षा है करते 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 आती है, अभ्यास की चीज़ है, लाइव आर्ट है, इसलिए। जी सर, मतलब आपका कहना ये है कि बच्चा जितने जल्दी शुरू कर सके वो शुरू कर ले, बिल्कुल। और साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी साथ साथ करता रहे। हाँ, वो इतने टाइम से लग जाता है, तो प्रैक्टिकल हमेशा होते रहते हैं, सेटिंग होती रहती है उसकी, ज़्यादा गाना चलता रहता है, ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में हो जाता है, तो रमने लग जाता है, वो काम अपने आप होने शुरू हो जाता है। जी जी जी। समय से नहीं लगने से प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है। अच्छा, एक प्रश्न और, जो कि इससे थोड़ा अलग है, अपोजिट है। अभी हमने बात की बच्चों की, लेकिन सर मुझे ये जानना है कि मान लीजिए कोई इंसान है और वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा है काफ़ी, और उसे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और आजकल काफ़ी लोग ये मानते हैं कि भाई मेरी आवाज़ तो ऐसी है, मैं कभी सिंगिंग सीख ही नहीं सकता, मैं इस फील्ड में जा ही नहीं सकता, मैं गाना गा ही नहीं सकता। तो क्या हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके, और हमारी एज भी ज़्यादा है, तो हम अपनी आवाज़ को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये हर आदमी के काम आने वाला प्रश्न है। ज़्यादातर आते हैं मेरे पास, वो भी यही प्रश्न करते हैं कि हम कम टाइम में कितना सीख जाएंगे या कब तक सीख जाएंगे। तो इसका प्रश्न जवाब ये है कि ज़ीरो से और इससे उसका कोई मतलब नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है
वो अपना बस थोड़ा सा एक पैकेज की तरह समझ लो इसे। एक इतना वर्क करना है और इतने पर ही काम करना है, वो काम हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अच्छा। अगर हम चाहते हैं गाना निकालना है तो गाना निकल जाएगा। अगर हम चाहते हैं गाना आना चाहिए तो गाना भी आ जाएगा, बशर्ते उसी चीज पे लगातार काम किया जाए। मतलब एज मैटर नहीं करती इतना? कोई मैटर नहीं है। जी सर, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी आवाज, कला का उम्र से कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, एक उम्र से मतलब नहीं है, एक कास्ट से कोई मतलब नहीं है। जी सर। कला किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, कला किसी को भी मिल सकती है जिसको ऊपर वाला दे दे। जी जी। जैसे कि कहते हैं ना, अगर हम कहेंगे हंसी के लिए भी बहुत से लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन जिनको देता है भगवान वो खूब हंसते हैं। जी सर। है ना, जैसे कहते हैं कि मुस्कुरा सकता है कौन, वही जिसको ऊपर वाला तौफीक दे। क्या बात है सर, वही मुस्कुराएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसे क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है और उसने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली, तो क्या क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, इस फील्ड के लिए हमारे पास कुछ ग्रेजुएशन टाइप के कोर्सेज भी रहते हैं, कॉलेज बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं? और हम बिल्कुल कहाँ होते हैं। जी प्लीज़ बताइए। और बहुत अच्छी संस्थाएं हैं हमारे पास, बहुत अच्छी, जैसे गंधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में है, हेड ऑफिस उसका मुंबई है। और प्रयाग संगीत समिति महाविद्यालय, ये सब बहुत हैं दिल्ली में, बड़े सिटी में है, हमारे जयपुर में भी है। अगर हम वहाँ से करते हैं तो आपका ब्राइट फ्यूचर है। मतलब इससे रिलेटेड कोर्सेज हमें मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम क्या कर सकते हैं हाँ, क्लासिकल म्यूजिक? उसके बाद आप म्यूजिक टीचिंग भी कर सकते हैं, कैपेबल हैं आप उसके लिए। अच्छा। अब बात करते हैं वोकल आर्टिस्ट के उसमें क्षेत्र में, कि अगर किसी इंसान को वोकल आर्टिस्ट बनना है, अपनी आवाज़ वो अच्छी कर लेता है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या करियर ऑप्शंस उसके पास होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर तो आजकल ऐसे ही है, जैसे कहते हैं फ्रीलांसर। वो शॉट मार रहे हैं, खूब छक्के लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हो। बट उनके पास वो चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड उनको मिली हुई है, जैसे कि आवाज़ हो गई, या एक नॉलेज हो गया, रिदम हो गया अंदर से जो उनको मिला हुआ है, उसके बेस पर वो काम कर रहे हैं। तो अगर किसी का वोकल अच्छा है, किसी को सच में टैलेंट है, तो मतलब ही नहीं है कि वो फ्लॉप शो हो। वो हर जगह सक्सेस हो सकता है, लाइव शो में, टीचिंग में, और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम, म्यूजिक डायरेक्शन में, सब जगह वो अपना काम कर सकता है। उसके लिए 4 जगह हैं, बहुत ऑप्शन है उसके लिए। सर, जैसा हमने देखा कि अभी बीच में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी, कोरोना की सिचुएशन बनी थी कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, खासकर स्किल्स जो बच्चे सीख रहे थे वो ऑनलाइन, फिर एक लहर सी आई ऑनलाइन क्लासेस की कि लोग उसी में चले गए। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम म्यूज़िक फील्ड में देखें तो क्या ऑनलाइन क्लासेस भी उतनी इफ़ेक्टिव हैं जितनी ऑफलाइन? मतलब आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है अगर बच्चे को करना है तो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शुरू से हम और आप ये सुनते आ रहे हैं, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। यानी अब की डिमांड ये है कि पहले की तरह आप नहीं चल सकते। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, ऑनलाइन हमारे पास करने के लिए कुछ तो है। और उसमें ये और हो रहा है, जो हमको 6 महीने में, साल में चीज़ आती थी, वो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं जी। आपको उसके बारे में पता चल जाती है, फिर आपकी फीस भी, पैसे बच जाते हैं। हर आदमी इसको कर सकता है, उसकी पहुंच में है, और खुद से भी कर सकता है। अगर वाकई में टैलेंटेड है तो वो अपना खुद कंपोज करके चीज़ निकाल सकता है। पहले आदमी को जाना पड़ता था बाहर, घर से बाहर भागना पड़ता था। आज घर से ही आप अपना काम कर सकते हैं। ये तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा बेनिफिट है।
ऑनलाइन जो हमारे साथ है, बस हमको काम करने की ज़रूरत है, हमको पीछे नहीं रहना है जी। तो ये तो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। मतलब वो हमारा पैशन कितना है उस पर डिपेंड उस करता पर है। डिपेंड करता है हम कितना करते हैं। जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए आज की डेट में। सर अब जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ, पहले तबला सीखते थे लोग तो त्रिकेट बजाने में 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते थे। लेकिन आज जो कीबोर्ड आ रहा है, छोटे कीबोर्ड आ रहे हैं, उसमें एक की दबाओ त्रिकेट पाओ एक की दबाओ त्रिकेट निकालो। सर अगर हम बात करें अपने वोकल्स को और अच्छा बनाने के लिए, तो अगर हमें अपने आवाज़ को लेकर के प्रैक्टिस करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब हमें हारमोनियम सीखना चाहिए या फिर प्रैक्टिस हम कैसे शुरू करें बेसिक लेवल से? इसके लिए वोकल के लिए, आवाज़ के लिए तो हमें सबसे पहले अलंकार करने होते हैं, सुर का अभ्यास। अलंकार से ही मतलब ये आ रहा है किसी चीज़ को अलंकृत कर देना। जैसे कि हम जाते हैं कहीं तो तैयार होते हैं, ऐसे कॉम करें, ऐसे रखें, ऐसे स्टाइल रखें, तब हम सुंदर लगते हैं, सौंदर्य बढ़ जाता है हमारा। ऐसे ही अपने सुर और आवाज़ को अच्छा करने के लिए जब हम अलंकार से स्टार्टिंग करते हैं तो अलंकार से आवाज़ बनती है और अच्छी बनती है। और सुर का अभ्यास करने के बाद, अलंकार को करने के बाद में फिर उनको आकार में करना पड़ता है। आकार से फिर आलाप तैयार होता है। आलाप आप समझ रहे हैं, जब हम गाना गाते हैं तो यूज किया जाता है। जैसे कि मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा, इस तरीके से। तो वो आलापकारी हम तब कर सकते हैं। जी, मतलब सबसे पहले हमें अलंकार से अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। सेकंड नंबर आकार। कोई हमें इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होता है क्या सर? जैसे लोग हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं। हारमोनियम मस्ट होता है सिंगिंग के लिए। बाकी आजकल तो बहुत कुछ है आपके पास, तानपुरा और वो सब ऑनलाइन मिल जाता है, ऐप मिल जाती है। हाँ, लेकिन जिसको इसी लाइन में करना ही है तो उसको हारमोनियम लेना चाहिए। रियाज उस पे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर जब राग आएंगे, बंदिशें आएंगी, तो फिर वो तानपुरा और ऑनलाइन वाला वो नहीं सिखाएगा जी। वो फिर फिंगरिंग बनेगी तो ही सीखेगा बंदा। जी, जी। जैसे कि अब हमने गाया, श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं, श्यामा जो तुम तान कहो मुरली में। जैसे अब मान लो हमने ये गाया तो ये राग देश है, तो जब राग देश के हम स्वर बजाएंगे, आरोह अवरोह, पकड़, बंदिश, तान, आलाप, तो फिर अपने आप सारा काम हो जाएगा। जी, जी। सर एक क्वेश्चन है जो कि मैंने भी सुना है और कई लोगों ने मेरे को बताया भी है कि पहले समय में क्या हुआ करता था कि एक कुछ स्पेसिफिक राग गा करके बारिश हो जाया करती थी या फिर टेम्परेचर बदल जाता था। तो क्या ये बातें सच हैं? बिल्कुल सच हैं ये बातें, और ये सब हमारे टैलेंट पे और पैशन पे डिपेंड करता है, हम उस चीज़ पर कितना काम करते हैं। जैसे कि और इस सब चीज़ के लिए पहले राग होते थे, राग आपने सुने होंगे। तो राग में एक निश्चित स्वर होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो काम होगा ही नहीं। तो आज की डेट में क्या होता है, नियम कायदे कानून तो है नहीं, राग गा दो आप तो बारिश कहाँ से होगी, नहीं होगी बारिश। हाँ, अगर उसी तरीके से हम करेंगे तो निश्चित रूप से बारिश हो सकती है। या फिर आपका फील उसमें होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी उसमें।
जो आप गा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं जब छोटा था और कॉलेज में था तो हमारे सर ने हमको एक गाना कराया था, बादल गरजे आंधी आए। तो जब भी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब भी वो गाना गाया बारिश हुई। अच्छा। तो हमारे भी मन में ये हो गया कि कभी हम भी गाकर देखेंगे होती है कि नहीं होती। तो हमने भी ऐसे एक दिन ट्राई किया। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉलेज की छत पर जाकर के, वो पहले पुराने होती थी बिल्डिंग, तो उसमें नीचे हम छुपना पड़ा। हमने गाना शुरू किया, कुछ भी नहीं था कहीं पे भी। और जैसे ही हमने गाना शुरू किया, बादल गरजे आंधी आए या भीषण तूफान चले, माँ के मंदिर में युग युग तक आज़ादी का दीप जले। तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा। धीमे धीमे बारिश शुरू हो गई और उससे हम खुश नहीं हुए, उससे हम डर गए। ये क्या हो गया? तो हमने बीच में गाना रोक दिया और जाके छुप गए। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर हम सलीके से, तरीके से, प्रॉपर रूल्स के साथ में अगर हम करते हैं तो निश्चित वो काम होगा जो हम चाहते हैं जी। एक चमत्कार तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि सुरदेवी के बारे में आपको पता होगा, लता जी, उनकी आवाज़ अभी तक ऐसी कैसे थी? ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? अभी बहुत आपको कलाकार ऐसे मिल जाएंगे जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी है कि बिल्कुल बच्चों जैसी। जी। वो सुर का ही तो चमत्कार है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है। नहीं, आप काफ़ी सही चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और मेरे दिमाग में कभी कभी आती है कि हम समझते हैं, सुनते भी हैं कि राग होती हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है राग का? मतलब क्या मतलब है राग से? वैसे तो राग को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा काम है, पर शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि संगीत, गाना कहाँ से शुरू हुआ? तो गाने का, संगीत के जो विद्वान थे, उन्होंने एक अपने हिसाब से तय किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने निकाला एक थाट। तो थाट से राग का जन्म हुआ। अब थाट में और राग में अंतर ये है कि थाट में हम हर एक की को बजाते हैं, हर एक सुर को बजाते हैं। सा से नेक्स्ट जो लास्ट सा है वहां तक हमको रुकना नहीं है, हर की को प्ले करना ही पड़ेगा। तो उसमें सौंदर्य कहाँ से आ जाएगा? वो एक नॉर्मल, बस वो तो फिर कुछ भी बनेगा ना, है ना जी। लेकिन इसी को सही करने के लिए फिर संगीत शास्त्रियों ने ये निकाला, राग की रचना की। तो राग की रचना कैसे? मान लीजिए हमने उसमें से सारे सुर न लगा के सारे गापा धासा ले लिया, ठीक है, तो हमने 2 सुर नहीं लिए इसमें, सारे गापा धासा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये राग भूपाली है। वेरिएशंस ले आए हम कुछ, बस हम उसमें सुर का क्वांटिटी पे डिपेंड हो गया कि इसमें ये मा नहीं है, नी नहीं है, तो वर्जित है, तो ये हो गया राग भूपाली। तो राग में कई चीज़ें हो जाती हैं, राग की जाति हो जाती है, राग के सुर हो जाते हैं, राग का चलन हो जाता है, यानी चाल कैसे चल रहा है। चाल भी सबकी होती है कि नहीं? सबकी होती है, आपकी, हमारी, सबकी होती है। ऐसे ही राग का भी होता है, परिवार भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बहुत कुछ होता है राग के बारे में, बहुत कुछ है। पर शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि राग में एक निश्चित सुर होते हैं, रूल्स होते हैं प्रॉपर, तब हम उसको राग कह सकते हैं। और जो हम गाना गाते हैं शुद्ध राग तभी मानेंगे जब उन्हीं सुरों पे आधारित होगा जी। जैसे मान लीजिए अभी इस टाइम का राग है मालकोस, तो हमने गाया, इसमें ग ध नी कोमल लगते हैं, तो हमने गाया सा गा मा धा नी सा धा नी धा मा गा मा गा सा। अब हमने इसको शुद्ध गाया एकदम, और कोई सुर नहीं लगाया।
अब हम गाना भी गाएंगे कोई फिल्मी भी तो इसी में गाएंगे, जैसे कि मुरली मनोहर आस न तोड़ो, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, मोहे दर्शन विद्या दे दो, मोहे दर्शन विद्या दे दो, आज दे दो आज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्या कुछ बात इस है, प्रकार जी, से। जी, जी। सर एक क्वेश्चन है, वो है कि क्या म्यूज़िक का रिलेशन स्पिरिचुअलिज्म से होता है? क्या संगीत अध्यात्म से रिलेटेड है और किस तरीके से रिलेटेड है अगर है तो? ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है, और ये प्रत्येक संगीत को जो जानता है या मानता है उसको ये भी मानना ही चाहिए, जानना भी चाहिए, क्योंकि संगीत यानी गीत के संग होना संगीत कहलाता है। वो हम तब कर पाएंगे जब एक संगीत भी एक तरह का मेडिटेशन है, जब हम तभी हम कर पाएंगे जब हम किसी चीज को तरीके से समझेंगे। तो संगीत वास्तव में एक मेडिटेशन है, और आध्यात्म भी इसमें शुरू से ही है। जैसे कि आपने देखा है हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत का सबसे पहला शब्द जो है अक्षर है सा, और सह का मतलब है वह, और वह से मतलब परमात्मा। तो संगीत का सीधा कांटेक्ट परमात्मा से है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, अगर हम उसको नहीं जानेंगे, तो ऊपर ऊपर से गाना कैसे होगा जी। यानी हम एक आतंक सा लेके गाना गा रहे हैं, भजन कहाँ से होगा? वो स्थिति रहेगी, एक फॉर्मेलिटी होगी, सही गाना नहीं कह सकते, सही गाना हमसे। नहीं होगा। मतलब कि जैसे अगर हम देखें हमारी जो सरगम है उसका पहला अक्षर सा है, तो वो संस्कृत का सह की तरह है, सह जी बिल्कुल, मतलब वह, और वह वह किसको कर वह बता हम रहा है? किसको कहेंगे? संसार में किसको मानेंगे? वह मतलब परमात्मा, जी और तो कोई हो नहीं सकता। जी जी। मतलब एक डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल डायरेक्ट सीधा कनेक्शन है उसके साथ। और आपने देखा होगा, संगीत की बात करें हम, संगीत आपने देखे होंगे हमारे जो देवी देवता हैं, बहुत देवी देवता हैं, उनके हाथ में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सरस्वती माँ वीणा रखती हैं जी। गणेश जी पखावज रखते हैं, मृदंग, शिव जी डमरू रखते हैं। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जी। और हम कहते हैं ना कि संगीत साधना, साधना, तो इसका भी एक अर्थ है कि हम उसमें यही डूबे है। हुए हैं साधना में। बिल्कुल, और संगीत साधना से जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जी। इसी करके ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत से संत अभी भी हैं, वो भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गा करके करते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा सिस्टम भागवत कथा भी गा के होती है, जबकि नियम के विरुद्ध है वो। कथा में जो नियम है, भागवत जो वो है गद्दी, वो केवल कहने के लिए होती है ना, वहां से गायन नहीं कर सकते हम। अच्छा। वो सिर्फ हम बता सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल म्यूजिक से ही कथा हो रही है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज आपके हिसाब से? कैसे भी करके जाएं, ईश्वर तक, ईश्वर को पाना है, कैसे भी करके जाएं, माध्यम तो कोई भी हो। जी जी। और वही बात हो गई कि कहीं पहले बहुत सारा था, अब थोड़ा भी मिल रहा है तो ले लो ना, क्यों नहीं लेते? लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और कई हमारे ऐसे संत जो भक्ति मार्ग पर चले, उन्होंने म्यूजिक का सहारा लिया ईश्वर तक पहुंचने में। मीरा थी जी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य जी महाप्रभु थे। सर जैसे हमारी ना साइकोलॉजी में भी काफ़ी थेरेपीज़ जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, म्यूज़िक थेरेपीज़ होती हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें हम म्यूज़िक की हेल्प लेते हैं।
तो हम म्यूज़िक से और ख़ास कर हम बात करें क्लासिकल म्यूज़िक, जैसे राग के सहारे से हम किसी के मानसिक स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं, मेंटल हेल्थ को। बिल्कुल बना सकते हैं। और आजकल मुझे शायद पता है, आपको पता है कि नहीं, विदेश में आजकल गाय वगैरह जो हैं, और हिंदुस्तान में भी बहुत जगह म्यूज़िक क्लासिकल उनको सुनाया जाता है, तो वो दूध वगैरह ज़्यादा देती हैं। अच्छा। तो ये तो सब पहले से है, हम्म। संगीत में ताकत है। आप कुछ भी गाएं, कुछ भी बजाएं, तो उससे आपको तनाव से मुक्ति ही मिलेगी, शांति ही मिलेगी, चैन मिलेगा। और एक और एग्जांपल दूं, मैं एक जगह जाता था, करीब 10-12 साल हो गए। एक एकेडमी खुली थी, और वो डॉक्टर साहब थे जिनके यहाँ पे खुली थी एकेडमी। उन डॉक्टर साहब को खुद बीमारी थी, टैबलेट ले लेके वो सोते थे, नींद की और इसकी उसकी, परेशान रहते थे। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा क्या नेचर है, मैं जाते ही वहाँ पे तबला बजाना शुरू कर देता था, गाना शुरू कर देता था। तो 3 दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन वो वहाँ रहे। तो फिर वो आ गए एक दिन, चौथे दिन मेरे पास आ गए, और उन्होंने मुझे बताया कि आपके गायन से सुन करके और ये तबला सुन करके मैंने टैबलेट छूट गई मेरी। अच्छा। मैंने टैबलेट लेना भूल गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो जाते हैं म्यूजिक। और अगर वैसे भी देखा जाए तो राग वगैरह भी ऐसे होते हैं कि आपको शांति दिलाने वाले राग अलग हैं, तनाव से मुक्ति दिलाने वाले राग अलग हैं, और सभी चीज के लिए अलग अलग मतलब ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में? बिल्कुल, शास्त्रों में ये दिए गए हैं कि अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ये राग हैं। अच्छा। भगवान को पाना चाहते हैं तो ये राग हैं। वैसे तो कुछ भी भगवान को ही लगता है, हम कुछ भी करेंगे संगीत में, वो सभी भगवान को ही जाता है। बट ये पहले से भी तय है, निश्चित है कि कुछ राग ऐसे हैं उनसे तनाव मुक्ति मिलती है। ओके। ये तो सर आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई। म्यूजिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, इसमें हम जितना जाएंगे उतना पाएंगे, उतना डूब जाएंगे। सर आजकल का जो बॉलीवुड पैटर्न चल रहा है म्यूज़िक का, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, और आजकल के यूथ जो है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक है बट क्लासिकल भी ज़रूरी है। बिना क्लासिकल के हम कुछ नहीं पा सकते। वो एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये गाना मुझसे क्यों नहीं गाया जा रहा है। तो वो वही प्रॉब्लम होगी अगर आप क्लासिकल नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे। तो बेस तो हमारा क्लासिकल ही है। दूसरा, बॉलीवुड सॉन्ग गाओ, सब करो, सभी करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक है ही ऐसा, इसमें बैठने का तो मतलब ही नहीं है, लाइव आर्ट है ना। जितना ज़्यादा गाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें करेंगे, उतना फ़ायदा मिलेगा हमको। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पेशेंस बहुत कम है आज के यूथ में। वो बहुत जल्दी अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं। वो सीखने में इतना विश्वास नहीं रखते, और यूट्यूब पे और उस पे जो सोशल साइट वगैरह हैं उस पे अपना गाना बहुत जल्दी डालने में रहते हैं, चाहे वो ठीक ना हो। मतलब उनको उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि ऐसा है वैसा है। तो ये थोड़ा सा मुझे कमी लगती है। अपनी तैयारी करें, प्रॉपर चलें, शॉर्ट वे कोई नहीं है इसमें। मेहनत करनी ही पड़ेगी। चाहे आप आज सोच लो, चाहे 20 साल बाद सोच लो, वो आपको करना ही पड़ेगा। किसी को भी। अच्छा सर, एक एग्जाम्पल जो आप मेरे को बता रहे थे, मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि आप जो स्कूल में पढ़ाया करते थे और वो फिज़िक्स वाले जो सर थे, वो एक एग्जाम्पल आपने मेरे को बताया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपका प्रश्न था कि संगीत मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बार स्कूल में फिजिक्स लैब में बैठा था, और फिजिक्स
सब्जेक्ट की मैडम और सर दोनों एग्जाम्स की कॉपीज जांच रहे थे। अच्छा। तो मैंने रोक दिया। मुझे लगा कि मुझे रोक देना चाहिए, अगर गाना बजाना करूँगा तो इनका डिस्टरबेंस होगा। आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने वो रोक दी हाँ, उनकी मेरा वजह से। पीरियड नहीं था जी तो, और म्यूजिक क्लास वहीं लगती थी, जी। म्यूजिक रूम नहीं था उस जी टाइम। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे सर, आप मत रुकिए, आप रुकेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, पेन रुक जाएगा हमारा। मैंने कहा अरे मैं तो जान के रुका हूँ, आपको गड़बड़ करेगा, डिस्टरबेंस हो सकता है। तो वो मैडम बोली नहीं सर, आप जब गाना गाते हैं बजता रहता है तो हम तो बहुत और जल्दी करते हैं काम अपना। तो मुझे ये बात याद आ गई थी। मतलब ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि म्यूज़िक से कैसे हम अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आजकल के बच्चों को देखो आप, लेट करके बेड पे एक पैर से तो टीवी चल रहा है, एक पैर से मोबाइल कुछ और गेम चल रहा है, हाथ में बुक लग रही है, एक साइड में मोबाइल रखा है, सब कुछ चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। यानी आदमी का मन लगना चाहिए, वो चार चीजें कर जाएगा। लेकिन वो चार चीज करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जिसको वो प्रॉपर करे, प्रॉपरली। जैसे अब हम संगीत की बात करें, बजाना और ये सब बहुत से आते हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं कि अरे सर आप क्या कह रहे हो, ताल सीखने के लिए तो पहले अब मुझे तबला सीखना पड़ेगा। तो फिर मैं उनको कहता हूँ नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सिंगिंग सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन और कोई चीज़ सीखेंगे, आप तबला सीखें या हारमोनियम सीखें और सिंगिंग आ जाए, ऐसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सिंगिंग सीखेंगे तो चार चीज़ें आप कर पाएंगे, ये बिल्कुल सटीक है बिल्कुल। अच्छा सर, अब कुछ क्वेश्चंस आपकी लाइफ से रिलेटेड। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ में कोई ऐसा, आपकी लाइफ से कोई फ़नी एक्सपीरियंस कुछ हुआ हो तो आप अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। मतलब किस टाइप से? मतलब कि कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, या तो फ़नी हो या फिर कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हो। हाँ, मैं यही बता सकता हूँ आपको कि म्यूज़िक में मेरा कैसे इंटरेस्ट हुआ। तो हमारे घर में तो फिल्मी गाना वगैरह अलाउड नहीं था शुरू से। और मैं एक दिन मार्केट जा रहा था, छोटा था, तो किसी शॉप पर गाना चल रहा था रफ़ी साहब का, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं रुक गया और वो मुझे याद भी हो गया, एक बार में ही पूरा सॉन्ग याद हो गया। बस वो पहला दिन था, उसके बाद से मेरा म्यूज़िक में इतना हो गया कि मुझे पता नहीं चला, मैं आज तक गा ही रहा हूँ और गाता ही रहूँगा। क्या बात है सर। सर आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, तो उनमें से कोई आपका फेवरेट या फिर कोई आप अभी गा सकें यहाँ पे तो? बिल्कुल, मैं रफ़ी साहब को सबसे शुरू में सुना था, तो उनके गाने मुझे बहुत प्रिय हैं जी। मैं सुनाता हूँ 2 लाइन। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया थैंक सर। यू। तो सर हम अपने इस छोटे से पॉडकास्ट की समाप्ति पर आते हैं।
सर कोई ऐसी टिप्स 5 टिप्स जो जिससे हम अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकें, जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो जिनको गाना गाना है उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में रियाज करना चाहिए, सा लगा करके अभ्यास करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं। अगर जिनका बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो वो मात्र 15 या 20 मिनट कर सकते हैं जी। एक सुर पे रियाज। जैसे मान लो सा पर करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ आपकी डैमेज हो सकती है। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसी टिप से, सा पे रियाज का अर्थ है कि हारमोनियम पे जो हमारा सा हारमोनियम सरगम है, हो या आपका तानपुरा हो, ऐप वगैरह आजकल आ रही हैं मोबाइल में, उस पर भी कर सकते हैं। जी इतना समझ होनी चाहिए कि हमारा अलग तो नहीं हो रहा, जी जी ये होना अंडरस्टूड होना चाहिए उसको बस। क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं, वो लगा कोई भी सुर लेंगे, गाएंगे कहीं भी, अच्छा, पता नहीं चलेगा, तो फिर उस लाइन में आना बेकार है। फिर तो वो गलत रियाज कर रहे हैं। गलत, मैं सीधे कहता हूँ उनको, आप इस लाइन को छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। हाँ, क्यों बेकार समय बर्बाद करना। जी जी क्योंकि ये भी IAS और RAS जैसे भी जैसा ही है, फिर ये भी कम नहीं है सब्जेक्ट। जी क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है वो उतना ही 100% काम करना पड़ता है। तो सर कोई ऐसी 5 टिप आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को? सबसे पहले सुबह उठना, जल्दी उठ करके रियाज करना, सुर का अभ्यास करना, जी ताल में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं ताल से अलग, ये बहुत होता है मैटर। ये तीसरी चीज़ है ताल में करना। क्योंकि बहुत से लोग सा ये लगाएंगे लेकिन उनको फील नहीं होता कि कितनी मात्रा हो गई, तो ये भी उनको देखना है कि कितनी मात्रा में हमको करना है। तीसरी चीज़, ठीक है। चौथी चीज़ आलाप, उसके बाद में फिर अलंकार। ये अगर हम करते रहेंगे तो हमारा गाना लाजवाब बनेगा। बिल्कुल सही सर। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका भी हमें समय दिया, और ख़ासकर हमारी ऑडियंस को समय दिया, और उन लोगों को जिन लोगों ने इस फील्ड में आना है और एज अ सिंगर प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए मैं 2 शब्द और कह करके एंड करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। जग में अगर संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है 7 सुरों का जिसकी कोई पहचान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको